क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप पैसों की टेंशन में घिर गए हैं, या फिर सफलता का वो सपना देखते हैं जो बस हाथ नहीं आ रहा? यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। चाहे आपका गोल बेशुमार दौलत हो या फिर बस कर्ज से मुक्ति, इस किताब में बताई गई 7 स्ट्रैटेजीज आपको फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते पर ले जा सकती हैं। चलिए इन स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करते हैं। 1970 के दशक में कुछ ही वेंचर कैपिटल फर्म्स सिलिकॉन वैली पर राज करती थीं, जो तय करती थीं कि किसे फंडिंग मिलेगी। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स और आई कॉम्बिनेटर के आने से 2000 के दशक में यह बदल गया। स्टार्टअप कॉस्ट घटने और एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी के ज्यादा कनेक्टेड होने, स्टार्टअप कॉस्ट घटने और एंटरप्रेन्योर इसे पहचानते हुए 2009 में एंड्रेसन हॉरोविट्ज ने सिर्फ कैपिटल नहीं, बल्कि रिक्रूटिंग और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में भी गाइडेंस देना शुरू किया। इस अप्रोच से उन्होंने पिंटरेस्ट और स्लैक जैसी कंपनीज को सफल बनाने में मदद की और वीसी फर्म्स के लिए एक नया मॉडल सेट किया। शुरुआती कंपनियों के पास अक्सर ठोस प्रोडक्ट नहीं होता, इसलिए फाउंडर्स को बीसीएस के सामने सिर्फ आइडियाज पिच करने पड़ते हैं। इस वजह से बीसीएस को कंपनी के लोगों पर फोकस करना पड़ता है, यह देखने के लिए कि क्या उनके पास एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी और एक कंपेलिंग स्टोरी है। स्ट्रॉन्ग फाउंडर मार्केट फिट यहाँ क्रूशियल है। जैसे एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अनमेट नीड को पहचाना और एक एडवांटेज हासिल किया। लेकिन एक अच्छी कहानी काफी नहीं है। प्रोडक्ट को मार्केट में एक गैप एड्रेस करना चाहिए और एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से बेहतर होना चाहिए। वीसीएस ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स की तलाश में रहते हैं जो मार्केट डिसरप्ट कर सकें। साथ ही मार्केट साइज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स में फेलियर रिस्क हाई होता है। इसलिए सक्सेसफुल कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। वीसीएस के सामने पिच करना काफी नर्व रैकिंग हो सकता है, खासकर जब आपके एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स दांव पर हो। लेकिन मैंने अनगिनत पिचेस के बाद सीखा है कि एक सक्सेसफुल पिच में क्या होना चाहिए। पहले बात करते हैं उन चीजों की जो आपको नहीं करनी चाहिए। कई फाउंडर्स पोटेंशियल एक्वायर्स की लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन वीसीएस आपका ग्रैंड विजन सुनना चाहते हैं, वो स्ट्रैटेजी जिससे आप दुनिया जीतने का सपना देखते हैं। उन्हें आपके आइडिया के इम्पैक्ट में इंटरेस्ट है, ना कि उसे कौन खरीद सकता है। फिर आती है आपकी स्ट्रैटेजी। वे तो इसे चैलेंज करेंगे, आपके आइडिया, उसकी वायबिलिटी और मार्केट अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे। ये आपके प्रोडक्ट की सक्सेस की गारंटी नहीं, बल्कि आपकी थॉटफुलनेस और अडेप्टेबिलिटी को देखने का तरीका है। पिवट करना स्टार्टअप्स के लिए कॉमन है, लेकिन पिच के दौरान पूरी तरह से डायरेक्शन बदलने से बचें, क्योंकि इससे विजन के प्रति आपकी कमिटमेंट पर सवाल उठ सकते हैं। संक्षेप में, एक कंपेलिंग पिच में एम्बिशन और अडेप्टेबिलिटी दोनों का मेल होना चाहिए। वीसीएस को दुनिया बदलने का आपका पैशन और साथ ही इवॉल्व होने की आपकी विलिंगनेस दिखानी जरूरी है। अगर आपने वीसी फर्म को सक्सेसफुली पिच कर लिया है, तो अब बारी आती है टर्म शीट नेगोशिएशन की। ये डॉक्यूमेंट डील के रूल्स और रेगुलेशंस को आउटलाइन करता है, और फर्स्ट टाइम फाउंडर्स के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। टर्म शीट के 2 मुख्य हिस्से होते हैं, इकोनॉमिक और गवर्नेंस एस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक पार्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट, लिक्विडेशन प्रेफरेंसेस और शेयर कंट्रोल को कवर करता है, जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि गवर्नेंस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये तय करता है कि बोर्ड कैसे ऑपरेट करेगा, उसमें कौन होगा और सीईओ का सिलेक्शन कौन करेगा। मेरी फर्म आमतौर पर अर्ली स्टेज कंपनीज के लिए 3 लोगों का बोर्ड प्रपोज करती है। एक वीसी रिप्रेजेंटेटिव, सीईओ, फाउंडर और एक इंडिपेंडेंट आउटसाइडर। कंपनी के ग्रो करने पर और इन्वेस्टर्स जुड़ने पर बोर्ड भी एक्सपैंड होता है। इनिशियल नेगोशिएशंस के दौरान इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बोर्ड में कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बना रहे। अगर कोई नई वीसी फर्म इन्वेस्ट करती है, तो बोर्ड में एक एक्स्ट्रा कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के लिए नेगोशिएट करना बेहतर होता है, ताकि डिसीजन मेकिंग पावर बैलेंस्ड रहे। जब फंडिंग सिक्योर हो जाती है, तो सीईओ का फोकस कंपनी को लीड करने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, खासकर वीसी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करने पर होता है।
लॉन्ग टर्म विजन मेंटेन करते हुए सीईओज को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार वीसीएस, जो खुद भी एक्स ईसीओज होते हैं, माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि डेल ऑपरेशंस सीईओ की जिम्मेदारी होती है। विकास को एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। इसके बावजूद सीईओज को बोर्ड के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए, क्योंकि वीसीएस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और इनसाइट्स लेकर आते हैं जो खासकर फर्स्ट टाइम सीईओज के लिए मददगार हो सकते हैं, जैसे हायरिंग या ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में। अंततः कंपनी सीईओ ही चलाता है, लेकिन बोर्ड भी एक अहम हिस्सा होता है। शुरू से ही कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेशन सेट करना जरूरी है, जैसे रेगुलर मीटिंग्स के जरिए फीडबैक और अपडेट्स देना। अगर कई वीसीएस शामिल हैं, तो एफिशिएंसी के लिए कंसोलिडेटेड फीडबैक सेशंस पर भी विचार किया जा सकता है। मान लीजिए आपकी कंपनी वीसी फंडिंग के साथ फ्लरिश हुई और अब आप उन 10% सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में शामिल हैं। इस स्टेज पर आपको शायद एक्विजिशन ऑफर्स मिल रहे होंगे, क्योंकि 80% सक्सेसफुल वीसी बैक्ड स्टार्टअप्स एक्वायर हो जाते हैं। एक्विजिशन के दौरान सबसे अहम बात एम्प्लॉई रिटेंशन है, खासकर उन लॉन्ग टर्म टीम मेंबर्स के लिए जो लॉयल रहे हैं। उनके लिए फेवरेबल इक्विटी डील्स नेगोशिएट करना जरूरी है, ताकि वे न्यू एंटिटी में स्मूथली ट्रांजिशन कर सकें। बोर्ड आईपीओ का भी विकल्प चुन सकता है, जहां कंपनी पब्लिक हो जाएगी और शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर बिकेंगे। आईपीओ के दौरान सही शेयर प्राइसिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओवर प्राइस्ड ऑफरिंग्स नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर से सही एडवाइस लेना जरूरी है। चाहे आप एक्विजिशन या आईपीओ का रास्ता चुनें, वीसी फर्म का फोकस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर होगा। वीसी सेल ऑफ्स में जल्दबाजी कंपनी की वैल्यू को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए एक ग्रेजुअल विथड्रॉल स्ट्रैटेजी बेहतर होती है। सीईओ के रूप में अब आपके लिए एक नया चैप्टर शुरू होता है। चाहे आप एक बड़ी कंपनी को लीड करें या पब्लिक शेयर होल्डर्स को आंसरेबल हों, फिर भी गर्व करें कि आपकी कंपनी वीसी स्टेज के आगे भी सफल रही है। 2000 के दशक की तकनीकी उछाल ने वेंचर कैपिटलिस्ट और उद्यमियों के रिश्ते को बदल दिया। आज वीसी उन संस्थापकों की तलाश करते हैं जो अपने उत्पादों से जुड़ी समस्याओं की गहरी समझ रखते हों। पिच में सफलता अनुकूलन क्षमता और विश्वास को दिखाने पर निर्भर करती है। फंडिंग मिलने के बाद वीसी के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना और टर्म शीट को सही तरीके से मैनेज करना अहम होता है। अगर आप इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं और आपका स्टार्टअप आईपीओ या अधिग्रहण तक पहुंचता है, तो आप उन गिने चुने संस्थापकों में शामिल होंगे जिन्होंने स्टार्टअप की दुनिया में सफलता पाई है।